Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in the She Lives episode of the Hindus News Analysis. So चलिए देखते हैं कौन से आर्टिकल्स are we discussing today. So the first article is on the aspects of NIA. So यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में बात करेंगे. NIA है क्या, क्यों फॉर्म हुआ था, क्या ज़रूरत महसूस हुई थी एंड जुरिडिक्शंस क्या हैं इसके, क्या क्या अमेंडमेंट्स लाए गए थे, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज, ऑल दिस थिंग्स विल बी सीइंग इन आवर फर्स्ट आर्टिकल. द सेकेंड आर्टिकल इज विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नर ऑफ केरला. सो यहाँ पर बात करेंगे केरला गवर्नर के बारे में, उनकी कॉन्ट्रोवर्सीज में ना जाके, पॉलिटिकल डिबेट में ना जाके, जो इंडियन पॉलिटी के लिए, यूपीएससी के लिए जो इंपॉर्टेंट है उससे डिस्कस करेंगे इन आवर सेकेंड आर्टिकल. द थर्ड वन इज ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ द लॉन्च व्हीकल्स. सो यहाँ पर बात करेंगे बेसिक से लॉन्च व्हीकल्स होते क्या हैं, इसरो के पास कौन से लॉन्च व्हीकल्स हैं, उनमें कौन से प्रोपेलेंट्स यूज होते हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, ऑल दोज थिंग्स विल बी सीइंग in our third article. The fourth one is on the Human Rights Commission. So यहाँ पर बात करेंगे Human Rights Commission है क्या, Human Rights Commission कौन से exercises करवाते हैं, in which one of the exercise here is UPR, that is the Universal Periodic Review. So UPR exercise क्या होता है, UPR exercise क्यों कंडक्ट किया जाता है, कैसे कंडक्ट किया जाता है, एज वेल एज इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, दैट विल बी सीइंग इन आवर फोर्थ आर्टिकल. एंड द फिफ्थ वन इज ऑन द करंट अकाउंट डेफिसिट. तो यहाँ पर बात करेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, डेफिसिट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है, और कौन से टाइप्स के डेफिसिट्स होते हैं, ऑल दोस थिंग्स विल बी सीइंग इन आवर फिफ्थ आर्टिकल. एंड एज यूजुअल द सिक्स्थ वन इज ऑन द क्विज ऑफ द डे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ NIA. सो NIA क्या है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं. सो NIA इज ए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. अब NIA जो है इट इज द सेंट्रल लेवल पे एक काउंटर टेररिज्म एजेंसी है जो कि फंक्शन करता है किस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर. अब इसकी जो जरूरत महसूस हुई दैट वाज आफ्टर द 2008 मुंबई अटैक. सो ये जो 2008 मुंबई अटैक था, वहां पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कैसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो कि कहीं ना कहीं टेररिज्म फोकस्ड जो ऑफेंस है उससे कहीं ना कहीं डील करता हो, उसकी जुरिडिक्शन जो है वो टेरर एक्टिविटी से रिलेटेड हो. एंड दैट इज हाउ द NIA केम इनटू बीइंग. और NIA के पास पावर्स हैं कि इट कैन इन्वेस्टिगेट टेरर केसेस across the country without having to get permission from the states. Now जैसे हम लोग ने CBI के केस में डिस्कस किया था कि वहां पर अगर CBI को कोई अगर इन्वेस्टिगेशन करना है जो कि किसी स्टेट के जुरिडिक्शन के अंदर आता है, देन CBI को स्टेट के थ्रू दिए गए जनरल कंसेंट को फॉलो करना होता है. दैट मीन्स CBI के जो पावर्स है वो लिमिटेड है. बट यहां पर NIA के केस में इट डज नॉट नीड टू गेट परमिशन फ्रॉम द स्टेट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. दैट इज द पावर ऑफ NIA. अगर जुरिडिक्शन की बात करें सो NIA कैन ऑपरेट होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में ऑपरेट कर सकता है. एट द सेम टाइम अगर कोई इंडियन सिटीजन्स हैं जो कि इंडिया से बाहर है, देन ऑल्सो NIA का जुरिडिक्शन उनके ऊपर लगता है. अगर कोई पर्सन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्विस में है और इंडिया से बाहर पोस्टेड है या कहीं पर भी पोस्टेड हो, तो उन पर भी NIA एक्ट कर सकता है. अगर कोई शिप्स हैं और एयरक्राफ्ट हैं जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड हैं और कहीं और आउटसाइड ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया कहीं पर है, ट्रांजिट में है, देन ऑल्सो वहां पर कोई ऑफेंसेस होते हैं, देन ऑल्सो NIA कैन एक्ट. एट द सेम टाइम ऐसे पर्सन्स हु हैव कमिटेड एंड शेड्यूल्ड ऑफेंस और दैट ऑफेंस हैज ऑकर्ड आउटसाइड द इंडियन टेरिटरी, देन ऑल्सो NIA कैन एक्ट. सो NIA का जो जुरिडिक्शन है दैट इज क्वाइट वाइड इन इट्स स्कोप. और इसे मैनेज करने के लिए द हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली एंड देर आर वेरियस रीजनल ऑफिस, पर्टिकुलरली 8 रीजनल ऑफिस हैं. दे आर इन हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर एंड जम्मू. अब बात करते हैं दी अमेंडमेंट टू दी NIA एक्ट. अब जैसे हमने बात की जो जरूरत थी NIA की, दैट वाज आफ्टर दी 2008 मुंबई अटैक्स. और इसीलिए जो ओरिजिनल एक्ट था दैट इज NIA एक्ट ऑफ 2008, जिसके बेसिस पर NIA को मैंडेट दिया गया. अब 2019 में एक अमेंडमेंट लाया गया जिसे हम लोग कहते हैं NIA अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019. इस अमेंडमेंट के थ्रू काफी सारे चेंजेस किए गए. फर्स्ट चेंज हियर वाज दैट दिस अमेंडमेंट अलाउ द एजेंसीज टू इन्वेस्टिगेट द फॉलोइंग न्यू ऑफेंसेस. जो पुराने अमेंडमेंट थे, जो पुराने ओरिजिनल एक्ट हैं 2008 के, उसके बेसिस पर NIA को सिर्फ और सिर्फ टेरर रिलेटेड ऑफेंसेस में ही डील करना था. बट इस अमेंडमेंट के थ्रू NIA क्या कर सकता है, NIA ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऑफेंसेस, काउंटरफेटिंग करेंसी के ऑफेंसेस, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ प्रोहिबिटेड आइटम्स या एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट के अगेंस्ट जो भी ऑफेंसेस हैं या साइबर टेररिज्म, इन जैसे ऑफेंसेस से भी NIA डील कर सकता है.
At the same time, इस amendment के through it has also expanded the jurisdiction of NIA and NIA can now investigate offences that are committed outside the Indian territory. But here it is subject to international treaties and domestic laws of that country. ऐसा नहीं है कि अगर कोई थर्ड कंट्री में कोई ऑफेंस होता है सो एनआईए डायरेक्टली जाके वहां पर इंडियन लॉज के बेसिस पर ऑपरेट करे. नो, एनआईए जरूर जा सकता है, वहां पर जुडिक्शन है, बट एनआईए जो है वो पर्टिकुलर कंट्री के जो डोमेस्टिक लॉज हैं उन्हें कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट करेगा, उनके अकॉर्डेंस में ही और इंटरनेशनल ट्रीटीज के अकॉर्डेंस में ही एक्ट करेगा. दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ एनआईए. अनदर इंपॉर्टेंट फीचर जो कि इस अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया, दैट वाज द एबिलिटी फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू क्रिएट और कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल कोर्ट्स. तो यहां पर वो स्पेशल कोर्ट्स बना सकते हैं, ऐसे कोर्ट्स जहां पर ट्रायल्स होंगे शेड्यूल्ड ऑफेंसेस से. जो एक्ट के अंदर जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं उन ऑफेंसेस में अगर कोई क्राइम्स हैं, जो भी ऑफेंसेस हों, उन्हें कहीं ना कहीं ट्रायल करने के लिए हम लोग स्पेशल कोर्ट्स बना सकते हैं. सो इससे क्या फायदा होगा, इससे जो ट्रायल होंगे, ट्रायल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेडिट होंगे और जो पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे. With that clarity, now let's move to our next article, that is with respect to the Kerala governor. अब यहाँ पर जो controversies हैं रिवॉल्विंग केरला गवर्नर या तमिलनाडु गवर्नर या तेलंगाना गवर्नर, इट इज ऑलवेज हैविंग एन पॉलिटिकल एंगल टू इट. और यहाँ पर एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट यू शुड बी कीपिंग इन टच विद दोज पॉलिटिकल एक्टिविटीज और पॉलिटिकल डिबेट्स. ये पॉलिटिकल गैम्बल में ना पड़े, इससे दूर ही रहे तो भला है. और यहाँ पर जो इंडियन पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है गवर्नर के रेस्पेक्ट में, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर 18 अक्टूबर वीडियो. जहाँ पर गवर्नर हैं क्या, गवर्नर के क्या क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, गवर्नर के पास क्या क्या पावर्स हैं, गवर्नर के पास कौन से डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, इन डिस्क्रिशनरी पावर्स के कारण क्या क्या इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए कौन से रिकमेंडेशंस हैं. ऑल दोज थिंग्स इन एन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, इन एन क्रिटिकल मैनर वी आर डिस्कस इन आवर 18 अक्टूबर वीडियो. So please refer to the video so that you have a very good clarity of this topic. With that, now let's move to our next article, that is on the ISRO's launch vehicle Mark 3. अब यहाँ पर जो launch vehicle है ISRO का, that is a very important topic when it comes to science and tech. और इसीलिए we have already covered this topic in great details in our 14th October video, जहाँ पर एकदम बेसिक से फर्स्ट ऑफ ऑल launch vehicle होता क्या है, लॉन्च व्हीकल में कौन से स्टेजेस होते हैं, इसरो के पास कौन से लॉन्च व्हीकल्स हैं, इनमें से कौन से हैं ऑपरेशनल, इनमें से कौन से हैं फ्यूचर लॉन्च व्हीकल्स, एज वेल एज इन लॉन्च व्हीकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या डिफरेंसेस हैं, पेलोड में क्या डिफरेंसेस हैं, ऑल द स्पेसिफिकेशंस वी हैव डिस्कस्ड इन आवर 14th अक्टूबर वीडियो इटसेल्फ. सो इस वीडियो को रेफर करें और ये जो क्रिटिकल एस्पेक्ट्स है इसे कहीं ना कहीं एनालाइज करें. विद दैट लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज ऑन द ह्यूमन राइट्स काउंसिल्स UPR, that is the Universal Periodic Review. अब यहाँ पर जो UPR है, UPR is an exercise conducted by the Human Rights Council, या कहे तो United Nations Human Rights Council. और यहाँ पर जो एक्सरसाइज है इस पर हम लोग ने पहले ही बात कर चुके हैं हम लोग फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस इवेंट इटसेल्फ इन आवर 3rd नवंबर वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल कि UPR होता क्या है, क्यों कंडक्ट किया जाता है, कैसे कंडक्ट किया जाता है, एंड क्या है इसके गोल्स, क्या क्या हो सकते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस, along with the sessions of this UPR that we have discussed clearly in a concise manner in our 3rd नवंबर वीडियो. सो प्लीज़ इस वीडियो को रेफर करें और जो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग है इस एक्सरसाइज की और इंपॉर्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं पता होना चाहिए आपको. With that, now let's move to our next article, that is on the aspects of current account deficit. अब यहाँ पर करंट अकाउंट डेफिसिट समझने से पहले देयर इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको समझना पड़ेगा, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. So what is balance of payments? So balance of payments can be defined as an systematic statement of all the economic transactions of a country with the rest of the world during a specific period which is usually of 1 year. That means it is the खाता of an country. Country के level पे जो खाता है उसे हम लोग कहते हैं BOP, that is balance of payments. अब BOP में दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं. There is this current account and capital account. करंट अकाउंट ऐसे अकाउंट्स होते हैं जहां पर जो गुड्स के जो ट्रेड्स हैं, जो एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं, या सर्विसेज के ट्रेड्स हैं, या आपकी जो ट्रांसफर पेमेंट्स, फॉर एग्जांपल जो रेमिटेंसेस हैं, जो ग्रांट्स हैं, वो क्या है कंट्री लेवल पे उसे लिखा जाता है इन द करंट अकाउंट. देन वी आर हैविंग द कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं,
पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं, आपके एक्सटर्नल बोरोइंग्स कितने हैं, आपके एक्सटर्नल असिस्टेंसेस कौन से हैं। सो इन सब चीज़ों के जो डिटेल्स हैं, जो ट्रांजैक्शंस हैं, दैट आर गिवन इन दी कैपिटल अकाउंट, और इन दोनों के कल्मिनेशन को हम लोग कहते हैं BOP, दैट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसाइड करके बताता है कि क्या कंट्री सरप्लस में है या डेफिसिट में है इन टर्म्स ऑफ द ट्रेड। ट्रेड के हिसाब से सरप्लस में है, डेफिसिट में है कि नहीं। सरप्लस में हम लोग तब कहेंगे जब जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हाई होंगे विथ रिगार्ड्स टू द इंपोर्ट्स, और डेफिसिट तब होगा जब इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे विद रिगार्ड्स टू दी एक्सपोर्ट्स। दैट इज द सिंपल लॉजिक बिहाइंड इट। अब बीओपी हम लोग क्यों फाइंड करते हैं? बीओपी फाइंड करने के हिसाब से वी कैन एनालाइज दी फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द कंट्री। कंट्री का स्टेटस क्या है, फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है, कितना रिजिड है, वो पता करने के लिए हम लोग बीओपी पता करते हैं। बीओपी को हम लोग कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करते हैं। इसके साथ साथ जो करेंसी वैल्यू है कंट्री का, वो बढ़ रहा है कि नहीं, वो घट रहा है कि नहीं, वो अप्रिशिएट कर रहा है कि नहीं, डिप्रिशिएट कर रहा है कि नहीं, ये जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं ये भी हम लोग पता कर सकते हैं थ्रू बीओपी। इसके साथ साथ कंट्री में जो फिस्कल और ट्रेड पॉलिसीज हैं उसे हम लोग कैसे ट्वीक करें, उसे हम लोग कैसे कहीं ना कहीं गाइडलाइंस मेंटेन करें, कैसे ट्यून करें ताकि कंट्री की जो ग्रोथ है वो हम लोग प्रोग्रेस कर पाए। दैट ऑल्सो वी कैन डू बाय एनालाइजिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएटिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब पर्टिकुलरली जो ध्यान है वो हम लोग करंट अकाउंट की तरफ लाते हैं। सो करंट अकाउंट, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, करंट अकाउंट ऐसा अकाउंट है कंट्री का जो कि ट्रेड ऑफ गुड्स या ट्रेड ऑफ सर्विसेज या जो नेट अर्निंग्स है ऑन ओवरसीज इंसेंटिव्स, ये सब एस्पेक्ट्स को कहीं ना कहीं नोट डाउन करते हैं हम लोग। और करंट अकाउंट को अगर हम लोग टर्म्स के, इकोनॉमिक टर्म्स के टर्म में जाने या मैथमेटिक्स के टर्म्स में अगर कहीं ना कहीं इवैल्यूएट करने की कोशिश करें, सो करंट अकाउंट इज इक्वल्स टू ट्रेड गैप प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स प्लस नेट इनकम अब्रॉड। अब यहां पर जो ट्रेड गैप है, ट्रेड गैप का मतलब ये होता है कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल्स टू ट्रेड गैप, और इन तीनों का जो सम है, जो कल्मिनेशन है, एक्रूइंग है, दैट इज नोन एज द करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब, सो करंट अकाउंट डेफिसिट ऑकर्स व्हेन द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ए कंट्री जो कि इंपोर्ट कर रहे हैं दैट एक्सीड्स देन द एस्पेक्ट्स दैट वी एक्सपोर्ट। सो जो इंपोर्ट्स हैं अगर एक्सपोर्ट से बढ़ जाए देन व्हाट वी हैपन इज द करंट अकाउंट डेफिसिट। एज ऑफ नाउ करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों न्यूज में है? बिकॉज इट इज राइजिंग। और क्यों राइज कर रहा है? देयर आर काफी सारे रीजन है। द बिगेस्ट रीजन हियर इज द क्रूड ऑयल प्राइसेस। ये जो राइज हो रहा है क्रूड ऑयल प्राइसेस में, और इसके वजह से क्योंकि हम लोग इंडिया जो है, इंडिया इज अ नेट इंपोर्टर ऑफ फ्यूल, और क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है, दाम जो है वो बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से जो इंपोर्ट की जो वैल्यूज हैं, इंपोर्ट जो है वो बढ़ रहे हैं, और इंपोर्ट बढ़ रहे हैं दैट मीन्स ट्रेड गैप ब्रॉडन हो रहा है, ट्रेड गैप ब्रॉडन हो रहा है दैट मीन्स करंट अकाउंट में डेफिसिट हो रहा है। सो दैट इज द फर्स्ट रीजन जिसके कारण करंट अकाउंट डेफिसिट राइज कर रहे हैं। सेकेंड रीजन, क्योंकि इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई हो रहा है, काफ़ी सारे रीजंस के कारण उसे टारगेट करने के लिए जो इंटरनेशनल बैंक्स है, जो नेशनल बैंक्स है, वो अपने जो इंटरेस्ट रेट्स है वो बढ़ा रहे हैं। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं सो इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं, और इसके कारण जो इंपोर्ट्स हैं वो कॉस्टलियर हो रहे हैं और जो रुपी है वो डिप्रिशिएट हो रहे हैं। सो दैट इज वाई द कैड इज राइजिंग। अब इसके काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, काफ़ी सारे रिपरकशंस हैं। द फर्स्ट बिगेस्ट कॉन्सिक्वेंस हियर इज, जब करंट अकाउंट वाइडन होता है, डेफिसिट होता है, तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आउटफ्लोज जो होते हैं, जो बाहर की तरफ निकल रहे हैं, वो काफ़ी सीवियर हो जाते हैं। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब आउटफ्लो ज़्यादा होते हैं देन इट डिप्रिशिएट्स योर रुपी। इसके साथ साथ क्योंकि एक्सपोर्ट्स डिक्रीज हो रहे हैं और इंपोर्ट जो है वो बढ़ रहे हैं, सो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके रुपी पे होता है, या कहें डोमेस्टिक करेंसी के वैल्यू पे होता है। जब डोमेस्टिक करेंसी का जो वैल्यू वो डिप्रिशिएट हो जाए, जब रुपी डिप्रिशिएट हो जाए, तो जो डोमेस्टिक एसेट्स हैं उनमें जो कॉन्फिडेंस है वो भी डिप्रिशिएट हो जाते हैं, और जब उनमें जो कॉन्फिडेंस है वो डिप्रिशिएट हो जाए तो जो प्रोडक्ट्स हैं उसे खरीदने के जो विल है या जो डिमांड है वो डिप्रिशिएट हो जाता है। द थर्ड इफेक्ट हियर इज कि इट ऑल्सो अफेक्ट्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे इफेक्ट डालें देन जो एक्सपेंडिचर करने की जो कैपेसिटी है पीपल में, जो परचेसिंग पावर है, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। एंड एक्सपेंडिचर करने की जब कैपेसिटी वो ट्वीक हो जाए दैट इट हैम्पर्स द global economy as well as the national economy, and that is why the current account deficit is very important. अब करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ साथ काफ़ी और डेफिसिट्स हैं जो कि इकोनॉमी में हम लोग सीखते हैं। अगर बजट की टर्म्स की बात करें, बजट में बात करें, तो काफ़ी सारे डेफिसिट्स हैं। फॉर एग्जांपल द बिगेस्ट डेफिसिट हियर इज बजटरी डेफिसिट, दैट मीन्स द टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स।
देन हमारे पास फिजिकल डेफिसिट है, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्स बट एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग्स। और अगर फिजिकल डेफिसिट से हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट्स को भी माइनस कर दे, देन इट इज नोन एज प्राइमरी डेफिसिट। देन वी आर हैविंग रेवेन्यू डेफिसिट, दैट इज टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीव्स, and there is effective revenue deficit, that is revenue deficit minus grants in aid for the creation of capital assets. So ये हैं काफ़ी और टाइप्स के डेफिसिट जो कि इकोनॉमी में आप सीखते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल इज द करंट अकाउंट डेफिसिट। विद दैट नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज द क्विज ऑफ द डे। Now first question is regarding the section 230 of Communications Decency Act of 1996, where the second one is with regards to the GSLV Mark III. Again, both these questions are based on current affairs only. So इन questions को attempt करें और इन questions के जो answers हैं along with the explanations would be provided to you in the form of an PDF, जिसका जो link है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज वेल जो PPT है जिसके ऊपर हम लोग ने एनालिसिस किया, दैट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ PDF you would get a link in video's description. So I hope today's analysis was beneficial for you guys. We're working hard for you guys, but at the same time work hard, study hard, but most importantly stay safe. We'll be doing the same for you guys. See you tomorrow.